नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू GIB CIB ट्यूटोरियल्स वीडियो। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने GIB CIB एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के बैंकिंग के एनवायरनमेंट में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज एग्जाम्स, IIBF सर्टिफिकेट एग्जाम्स, it is more difficult because we do not have sufficient time to prepare for such exam. That is why we are here to help you. I hope that you are continuously preparing for your examinations, taking our help, solving the assignments, watching the videos and sharing with all your banker friends. हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर कर रहे हैं। हमने लास्ट सेशन में इनिशियल इसके कौन से फॉर्मूले हमें यूज करने हैं, कैसे हमको प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में डिफरेंशिएट करना है, डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग के बारे में हमने पढ़ा था। 7 कॉन्सेप्ट्स हमने उस वीडियो में देख लिए थे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और उससे पहले आपने जो फर्स्ट लेक्चर है वो नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। आज हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में और अगला जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोगों ने क्लास शीट सॉल्व करना शुरू किया था, बीच में हम एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी डियर फ्रेंड्स इज ऑफ एन्युटी। हियर इट इज। एन्युटी के कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सबसे पहले आज के लेक्चर में। व्हाट इज एन्युटी? एन्युटी इज अ काइंड ऑफ कैश फ्लो ओनली। एक तरह का कैश फ्लो ही है, लेकिन द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल कैश फ्लो एंड एन्युटी इज दैट दिस कैश फ्लो इज occurring after regular interval. It is regular and the amount which is coming at different intervals is same. Annuity is a cash flow which is regular, which is coming after fixed time period and the amount which is there in an annuity is regular. Now why we are studying annuity as a different concept? Because जब हमको जो हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी में शुरू से करते आ रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, तो जब हमको एन्युटी के लिए प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकालना होगा तो इन जनरल जो फॉर्मूला होता है, यानी कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू दिस, वो फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता, उसके लिए कुछ दूसरे फॉर्मूले यूज होते हैं। आप अपनी बुक में भी देखेंगे एन्युटी, परपेचुइटी, इन सब के लिए अलग अलग फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन दोस्तों एंड ऑफ द डे वो जो फॉर्मूले डिराइव होते हैं वो हमारे जो बेस फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू वाला, उससे ही डिराइव होते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस चैप्टर के अंदर बुक में आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे जिनको याद करना कई बार डिफिकल्ट होता है, इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही मेन फॉर्मूला याद रखेंगे जो कि हमने पढ़ा है, फ्यूचर वैल्यू यस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r टू द पावर n। तो वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे एन्युटी में। बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है हमें कि एन्युटी 2 तरह की होती है, एंड ऑफ पीरियड एंड बिगिनिंग ऑफ पीरियड। Now, before I tell you the difference between this, there is an example. Let's see some examples of annuity. आपका RD का पेमेंट जो आपका रिकरिंग डिपॉजिट है, जिसमें आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट डालते हैं। आपका लोन का पेमेंट, अगर हम कुछ उसमें अपनी तरफ से एडवांस पेमेंट नहीं डालें तो उसमें हर महीने हम एक फिक्स अमाउंट एज एन EMI पे करते हैं। आपका घर का जो आपका मकान है, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो उसका रेंट का पेमेंट, जिसमें हर महीने इन नॉर्मल कोर्स आप एक फिक्स अमाउंट जाकर के डालते हैं, हर महीने सेम टाइम पीरियड पे, सेम टाइम पे, लगभग सेम टाइम पे आप फिक्स अमाउंट डालते हैं। दीज आर काइंड ऑफ पेमेंट्स और कैश फ्लो व्हिच आर ऑकरिंग इन एन एन्युटी ट्रांजैक्शन। ओके, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस जो समझना है वो हमें इसके टाइप्स के बीच में समझना है। as I said few seconds before, these are of 2 types, end of period annuity and beginning of period annuity। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है एंड ऑफ पीरियड एन्युटी वो है जिसमें जो हम टाइम इंटरवल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो टाइम इंटरवल खत्म होने के बाद पेमेंट होता है। एग्जांपल के तौर पर EMI, आप जब लोन लेते हैं तो लोन लेते ही आप जिस दिन आपने लोन लिया उस दिन आप EMI नहीं भरते। नॉर्मल कोर्स में तो 2 महीने का भी टाइम होता है, बट अभी हम सिंपल सिचुएशन समझें तो आज अगर हमने लोन लिया है तो आज अगर 30 तारीख है तो हमें जो लोन का पेमेंट करना है, आज अगर हमने लोन लिया है तो जो हमारा अगला मंथ एंड आएगा, यानी कि उस मंथ का जो एंड आएगा, आज मान लीजिए आज 30 तारीख है और हमने आज लोन लिया, तो अब जो अगली 30 तारीख या 29 तारीख तक का जो टाइम आएगा तब हमको जाकर के, यानी कि 1 महीने का टाइम पीरियड जब खत्म हो जाएगा तब हमको पहली EMI भरनी है एंड सो ऑन। लेकिन यही अगर आपने RD करवाई होती, ये दोनों एग्जांपल एन्युटी के हैं जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, लेकिन अगर आपने RD करवाई होती
तो आज जब आप आरडी करवाने जा रहे हैं तो आज यानी कि पहले दिन जिस दिन आपने आरडी करवाई, आपको उसी दिन उस आरडी की पहली ईएमआई यानी कि पहला जो आपका ट्रांजैक्शन है, कंट्रीब्यूशन है, वो आपको पहले दिन ही करना। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एन्युटी ऑफ बिगिनिंग ऑफ टाइम पीरियड एंड एंड ऑफ टाइम पीरियड। एंड ऑफ टाइम पीरियड एन्युटी वो है जिसमें ट्रांजैक्शन के एंड में, टाइम पीरियड के एंड में ट्रांजैक्शन किया जाता है, और बिगिनिंग ऑफ टाइम पीरियड, बिगिनिंग ऑफ पीरियड एन्युटी वो है, बिगिनिंग ऑफ पीरियड एन्युटी वो है जिसमें टाइम पीरियड की स्टार्टिंग में वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया जाता है। इनको अलग अलग पढ़ने का मकसद ये है कि इनके इस तरह के ट्रांजैक्शंस में जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो दोनों प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन का आंसर अलग अलग आएगा। तो और वो आप समझ भी सकते हैं वो अलग अलग इसलिए आएगा क्योंकि टाइम पीरियड दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दो टाइमलाइन ड्रॉ करी है इसीलिए, जिसमें कि हम एक सेम सवाल सॉल्व करेंगे एंड ऑफ पीरियड के लिए और बिगिनिंग ऑफ पीरियड के लिए। तो बुक का फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, अपना जो हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r टू द पावर n, जो हमारा बेस फॉर्मूला है वही यूज करेंगे। और टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट, ये अगर हमको एन्युटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हमारा ये 70% चैप्टर खत्म। ठीक है, 70% इसके न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के बाद। अब पहले हम लोग करेंगे एंड ऑफ पीरियड वाला। ठीक है, क्या है केस, मान लीजिए इस केस में आपको कैपिटल आर जो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% ऑलरेडी दिया होगा। अब क्या है कि मान लीजिए ये टाइमलाइन में ड्रॉ करिए, 4 साल के लिए टाइमलाइन ड्रॉ करिए। मान लीजिए ट्रांजैक्शन पेमेंट है आपका, किसी लोन का ईएमआई का पेमेंट है। ठीक है, तो आप वो लोन का जो ईएमआई का पेमेंट है वो सपोज पहले ईयरली ईएमआई है, ईयरली पेमेंट होना है। पहले साल के एंड में फर्स्ट आपने ईएमआई, चूंकि जो पहला टाइम पीरियड है जब वो खत्म होगा तब आप ईएमआई भरते हैं। एंड ऑफ द पीरियड ट्रांजैक्शन है, एंड ऑफ द पीरियड में जब पहली ट्रांजैक्शन, पहला जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो रहा है तब आप ईएमआई भर रहे हैं। सपोज मान लीजिए 1000 रुपए की ईएमआई है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको 1000 आई थिंक। ठीक है, ये 1000 रुपए की ईएमआई आपने पहला साल खत्म होने पे भरी, दूसरा साल खत्म होने पे आपने फिर से 1000 रुपए की ईएमआई भरी। ठीक, एंड ऑफ पीरियड ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, दिस एन्युटी इज एंड ऑफ पीरियड। सो एवरी टाइम व्हेन अ टाइम पीरियड एंड्स देयर इज अ ट्रांजैक्शन। 1 year ends there is a transaction, 2 year ends there is a transaction, 3rd year ends there is a transaction, 4th year ends and there is another transaction. So what is this? This is end of period, sorry, this is end of period annuity. Okay, and in end of the period annuity what we are doing after end of every transaction time, 1 year end 1000 transaction, 2 year end 1000 transaction, 3 year end another transaction, 4 year end another transaction. But it is when that time period is ended, एक साल जब पूरा खत्म हो रहा है तब वो ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हमने 4 ट्रांजैक्शन करना क्या है, क्योंकि ये सब फ्यूचर वैल्यूज दी हुई है, ये जीरो टाइम जीरो यानी कि आज का टाइम है। करना क्या है, करना है हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। सेम कॉन्सेप्ट वही, कोई नया फॉर्मूला नहीं सीखना, बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है बट हमको कोई नया फॉर्मूला नहीं सीखना। हमें अपने जो बेसिक हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो लॉजिक पढ़ा है उससे हम यहाँ प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगी नेट प्रेजेंट वैल्यू? सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन के अंदर प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर दिस ट्रांजैक्शन। ओके, तो पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r to the power n, where n is time period and r is a fraction, and that fraction is r is capital R by 100। क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ के हिसाब से 0.1, 10 by 100 0.1। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखना है। हमको ये सब फ्यूचर वैल्यूज दी हुई हैं, इस टाइम पर हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम एक एक ट्रांजैक्शन, ऑल द ट्रांजैक्शन गिवन इन दिस कैश फ्लो, वी विल all the transaction given in this cash flow, we will convert all these transaction, we will take all these transaction to this point to convert them to present value, and then we will get what we will get, we will get net present value. Okay, so because these are future value transactions, future transaction taking place at future time, तो हमको इनको present value में convert करना है। तो क्या करेंगे, इसमें डिस्काउंटिंग करेंगे। पहले हमने पढ़ा है डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हमको इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा, डी इसको भी डिस्काउंट करना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी। ठीक है, सबसे पहले इसको डिस्काउंट करेंगे। क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। क्या दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है, एक साल बाद की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस r की पावर n, यानी कि फ्यूचर वैल्यू क्या दी हुई है 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r कितना दिया हुआ है 0.1 पावर n, n कितना, टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड हुआ ये, एक साल 1।
ठीक है, इतना क्लियर है इस ट्रांजैक्शन के लिए। अब अगला ट्रांजैक्शन लेंगे सेकंड प्लस फ्यूचर वैल्यू सेम, क्योंकि 1000 का एक ट्रांजैक्शन है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर हमारा सेम रहेगा। अब पावर कितनी होगी, कितना टाइम पीरियड होगा, दिस यहां से यहां तक कितना साल हो गया, 2 साल पूरा हो गया, तो कितना टाइम पीरियड हो जाएगा, बिकॉज़ इन दिस टाइम पीरियड 2, आई होप दिस 2 इज विजिबल, ओके। प्लस तीसरा ट्रांजैक्शन जो कि फिर से 1000 रुपए का है, इसको भी डिस्काउंटेड करेंगे यहां से यहां तक के लिए। कितना टाइम हो गया, 1 2 3, टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया 3। क्या होगा फॉर्मूला, 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 ओवर 3। लास्ट एंड फाइनल ट्रांजैक्शन 1000 रुपए का ही हो रहा है। क्या डिफरेंस है, टाइम पीरियड कितना है, 1 2 3 4, टोटल टाइम कितना हो गया 4 साल। पावर क्या आएगी 4 की, प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 ओवर 4। फिर से समझ लेंगे एक बार, 4 ट्रांजैक्शन टेक प्लेस कर रहे थे, ठीक है। आज का टाइम t0 है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, तीसरे साल बाद, चौथे साल बाद एक एक करके ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हो रहे हैं। हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम t0। कैसे करेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अपना बेसिक फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r टू द पावर n। ठीक, फ्यूचर वैल्यू हमको सबके लिए 1000 दी हुई है, एक एक करके डिस्काउंटिंग में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। वन बाय वन वी विल बी कन्वर्टिंग ऑल दीस फ्यूचर ट्रांजैक्शंस इनटू प्रेजेंट वैल्यू। फर्स्ट 1000 डिवाइडेड बाय 1 plus 0.1 power 1 because time period is 1, second power 2 because time period is 2, third 3 because time period is 3, last 4 because time period is 1 2 3 4। ओके, अब क्या बचा है इसमें, कैलकुलेशन बचा है, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन छोड़ना नहीं है। आप कितनी भी पढ़ाई कर ले, अगर आप कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं कर पाएंगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं, मैं भी करता हूं, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, देखिए क्या आता है। कैसे कैलकुलेशन जल्दी करना है इसका हम एक सेशन करेंगे, लेकिन फिलहाल लॉन्ग मेथड जो भी आपके पास कैलकुलेटर है, सिंपल कैलकुलेटर है, उससे आप कैलकुलेट करें। ठीक है, कितना भी टाइम लगे उसको लगने दें। मेरा आंसर आ रहा है 3169.86। माय आंसर इज 3169.86। दिस इज 3169.86। ठीक है, ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर एंड ऑफ पीरियड ट्रांजैक्शंस। ओके, मैं इसको यहां लिखता हूं ताकि बाद में इसको यूज कर सकूं। ठीक है, आई होप ये लाइट में नहीं जा रहा है, ये आपको पढ़ने में आ रहा है, ये लाइट में नहीं जा रहा है, पढ़ने में आ रहा है। ये 3169.86 लिखा हुआ है जो एंड ऑफ पीरियड ट्रांजैक्शन की प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं ये बिगिनिंग ऑफ पीरियड के लिए सॉल्व करूंगा, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं वापस आता हूं, इसको हटा दूंगा मैं और फिर बिगिनिंग ऑफ पीरियड के लिए उसको सॉल्व करूंगा। इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। मैं हट रहा हूं सामने से, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर तक पहुंचिए, कैलकुलेशन करिए, आंसर तक पहुंचिए। कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से उसको वीडियो बैक करके देख लीजिए और फिर बिगिनिंग ऑफ पीरियड समझते हैं। चलिए, अब आपने ये एंड ऑफ पीरियड का आई थिंक आंसर निकाल लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे बिगिनिंग ऑफ पीरियड। देखिए, बिगिनिंग ऑफ पीरियड का हमने एग्जांपल लिया था, अभी समझा था। सपोज करिए आरडी। ठीक है, मान लीजिए एक आरडी आप करवाने गए। ठीक है, आपने 4 साल के लिए आरडी करवाई। ठीक, जब भी जैसे ही आप आरडी करवाने जाएंगे, पहले साल पहले ट्रांजैक्शन टाइम से, द फर्स्ट टाइम पीरियड ऑफ ट्रांजैक्शन से ही आप टाइम में पेमेंट करना शुरू करेंगे। सपोज मान लीजिए 1000 की ही है। ठीक है, ईयरली है। सबसे पहले जैसे आपने पहला साल शुरू हुआ, आपने 1000 पे किया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही सेकेंड साल शुरू हुआ, पहला साल खत्म हुआ, आपने फिर से 1000 रुपीज पे कर दिए। यहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में आपने 1000 रुपीज पे किए, बिगिनिंग ऑफ पीरियड एन्युटी की बात हो रही है। सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में आपने 1000 रुपीज पे किए, बिगिनिंग ऑफ एन्युटी की बात हो रही है, बिगिनिंग ऑफ ईयर एन्युटी की बात हो रही है। थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में आपने फिर से 1000 रुपीज पे कर दिए, 3 बार आप ट्रांजैक्शन कर चुके हैं। चौथा साल जब शुरू हुआ, तीसरा साल खत्म हुआ, तब आपने वापस 1000 रुपीज की पेमेंट कर दी। So what is this we have done? We have done beginning of period annuity. This is a RD transaction in which every time whenever a time period starts, we are doing one cash flow. We are doing one transaction. Starting of 1 year, 1000 rupees. Starting of second year, 1000 rupees. Starting of third year, 1000 rupees. Starting of fourth year, 1000 rupees. ठीक? What we have to calculate same वही जो हमने लास्ट टाइम किया था, net present value. लेकिन अब क्या हो गया? अब कुछ फर्क आ गया। देखते हैं क्या? फॉर्मूला वही रहेगा, रेट वही है मान लीजिए। ठीक है, R की वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ हमको नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, लग जाते हैं काम पे। सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस ट्रांजैक्शन व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू विल बी 1000 ओनली, बिकॉज़ इस टाइम पर जो प्रेजेंट वैल्यू है वही फ्यूचर वैल्यू है। कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ना डिस्काउंटिंग की ना कंपाउंडिंग की। समझ रहे हैं? तो
इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो प्रेजेंट वैल्यू है वही हमारी फ्यूचर वैल्यू है, तो ये 1000 में ही कन्वर्ट हो गया पहला केस। ठीक है, पहले ट्रांजैक्शन के लिए प्रेजेंट वैल्यू 1000 ही होगी। अब इस ट्रांजैक्शन के लिए यूज करेंगे, ये ट्रांजैक्शन 1 साल बाद हो रहा है, फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू दिस। फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूले में रखेंगे 1000 सेम, सब कुछ सेम वैसे ही। ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस आर की वैल्यू सेम रही है 0.1, टाइम पीरियड कितना है 1 n 1। ठीक है, कंपाउंडिंग हम लोग फ्रीक्वेंसी कितनी क्या ले रहे हैं, ईयरली ले रहे हैं, प्लस इस ट्रांजैक्शन के लिए 1000, फ्यूचर वैल्यू चूंकि यहां भी सेम ही है, ब्रैकेट 1 प्लस 0.1, टाइम पीरियड कितना है इस ट्रांजैक्शन के लिए 1 1 यानी कि 2 का क्या पावर हो गई 2, ये 2 दिख रहा है। ठीक है, प्लस 1000, लास्ट ट्रांजैक्शन टाइम पीरियड कितना है 1 2 3, ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 पावर 3 हो गया। अब फिर से एक बार समझ लेते हैं व्हाट वी हैव डन हियर। फॉर ऑल दीस 4 ट्रांजैक्शन वी आर कैलकुलेटिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू। First of all, for this transaction there is no change in the present value because future value and present value are same, because this transaction is happening at time 0, present time. After 1 year this transaction is happening, what will be the present value? Present value converted by using discounting. We have to discounted this transaction. 1000 divided by same formula of discounting and compounding, 1000 divided by 1 plus r to the power n, time period 1. For this transaction, time period 2, power 2. For this transaction, 1000 divided by 1 2 3, power 3। ठीक है, बस कैलकुलेशन वंस अगेन हमेशा की तरह कैलकुलेशन इज द मेन थिंग। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं समझेंगे कि कैलकुलेशन तो हो जाएगा एग्जाम में, बिकॉज नहीं होगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, 3486.85, 3486.85 ये आ रही है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेरी इस केस में जब हमने बिगिनिंग ऑफ पीरियड ट्रांजैक्शन किया। देख लीजिए आप आंसर। ठीक है, आपके हिसाब से क्या आ रहा है, तो क्या हमको यहां पर समझ में आया when we calculated this, और आंसर is 3486.85। प्लीज मैच योर आंसर, देन ओनली मूव ahead. If you are not calculated till now, pause the video, then move ahead. Okay? ठीक है, तो क्या हमारा डिफरेंस, हमें क्या इसमें से समझ में आ रहा है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू टाइम t0 पर हमने निकाली, सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन था, सेम रेट था, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेम था, पर जस्ट बिकॉज टाइम पीरियड का डिफरेंस हो रहा था, एंड ऑफ पीरियड बिगिनिंग ऑफ पीरियड, उसकी वजह से हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू यहां पर आई 3169 और यहां पर आई 3486। ये हमें दर्शा रहा है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बिगिनिंग ऑफ पीरियड एन्युटी एंड एंड ऑफ पीरियड एन्युटी very smartly, and if you are able to understand that, and we don't need to learn it, okay, it's just very logical. We will not give it every time in the examination that this is a beginning of period annuity or end of period annuity. एग्जाम में हर बार दिया नहीं होगा, हर बार टाइमलाइन ड्रॉ करके नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को समझ के, कभी दिया भी हो सकता है, उसको समझ करके हमको उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसीलिए हमको कोई जनरलाइज फॉर्मूला नहीं बनाना, हमारा बेस फॉर्मूला वही रहेगा। हर सवाल में हम ऐसे टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो रहा है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं बोर्ड के सामने से हट रहा हूं, एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लीजिए, कुछ समझ में नहीं आया तो बैक करके वापस से देख लीजिए। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो हमारे सवाल क्लास शीट में है उसको हम करेंगे, क्लास शीट निकाल के रखिए। नेक्स्ट जो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट करेंगे आज के लेक्चर में, वो हम लोग क्लास शीट में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, मैं हट रहा हूं, बोर्ड के सामने से पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग एनएफटी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारी एक लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका डिटेल अभी आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। वो लिंक में आपको जीआईबी और सीआईबी दोनों के फोल्डर्स मिलेंगे। दोनों फोल्डर्स के अंदर सभी सब्जेक्ट्स के अंदर इंडिविजुअल यूनिट के फोल्डर्स होंगे। आपको यूनिट 2 के अंदर जाना है, वहाँ पर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी की क्लास शीट और असाइनमेंट शीट दोनों मिल जाएगी। हम लोग एनओडी पे बेस्ड क्लास शीट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इसके 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए थे, अब हम इसका 3rd क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो और ये एनओडी पर बेस्ड होगा। अगर आपको एनओडी के कॉन्सेप्ट में अभी भी 1-2% डाउट रह गया तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा की तरह पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ें, मैं अभी बोर्ड के सामने से हट रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करें, एक बार क्वेश्चन को पढ़ें, कोशिश करें अपने आप करने की। उसके बाद मैं यहीं पर हूँ, आप पॉज करिए और ट्राई करिए और आंसर निकालिए और फिर वापस आइए। प्लीज पॉज करिए और अपने आप ट्राई करिए।
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इफ यू पुट 1000 रुपीज इन रिकरिंग डिपॉजिट फॉर 3 years विद एनुअल पेमेंट्स। अब एक्चुअली हमने यही क्वेश्चन किया हुआ है अपने जब एन्युटी का हमने कॉन्सेप्ट समझा था उस एग्जांपल में। वी हैव डन द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, सेम एग्जांपल व्हिच वी हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड इन आवर एन्युटी लर्निंग कॉन्सेप्ट। ओके, if you put rupees 1000 in recurring deposit for 3 years with annual payments, the first payment is made today and last and third payment is made at the beginning of third year. And if interest rate is 10% and compounding is yearly, calculate maturity value after 3 years. So what it is, because आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने already timeline draw कर रखी है। क्या कह रहा है, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे। इफ यू पुट रुपीज 1000 रिकरिंग डिपॉजिट, अब रिकरिंग डिपॉजिट मैंने आपको बोला था हर बार आपको दिया नहीं जाएगा कि एन्युटी का केस बिगिनिंग ऑफ ईयर एन्युटी है या फिर एंड ऑफ ईयर एन्युटी है, इस बारे में आपको हमेशा दिया नहीं जाएगा। यहाँ पर रिकरिंग डिपॉजिट है और ऑब्वियसली बात है रिकरिंग डिपॉजिट पे जब टाइम पीरियड शुरू होगा तभी आपको वो पेमेंट करना होगा। जाहिर सी बात है बिगिनिंग ऑफ टाइम पीरियड वाली एन्युटी है तो 1000 रुपए आपने रिकरिंग डिपॉजिट में डालने हैं 3 साल तक। तो 3 साल तक डालने हैं तो सबसे पहले इसमें आगे लिखा हुआ है द फर्स्ट पेमेंट इज मेड टुडे। टुडे मतलब टाइम 0, ठीक है। मैं इसको वैसे आगे के टाइम तक बना देता हूँ, हालांकि इस केस में सिर्फ 3 साल तक की जरूरत है, लेकिन जस्ट यहाँ तक की जरूरत है, लेकिन मैंने आगे तक बना दिया। अब 1000 रुपए आज की डेट में यानी कि टुडे पेमेंट किया गया। दिस इज कैश इन 1000 रुपीज has been paid today. Okay, 1000 रुपए आज पे किया गया। अब चूंकि रिकरिंग डिपॉजिट है तो आगे पढ़ लेते हैं पहले। एंड द लास्ट एंड थर्ड पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, यानी कि तीसरा साल, ये पहला साल है, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। तीसरा साल जब शुरू हो रहा है, दिस इज द थर्ड ईयर, जब शुरू हो रहा है तब आपने लास्ट और थर्ड पेमेंट जो है वो आपने तब किया है जब आपका तीसरा साल शुरू हो रहा है, यानी कि यहाँ आपने 1000 का पेमेंट किया है। रिकरिंग डिपॉजिट ऑब्वियसली एक पेमेंट और हुआ होगा, जाहिर सी बात है वो कब हुआ होगा, दैट विल बी एट द स्टार्टिंग ऑफ योर सेकंड ईयर। दिस इज योर फर्स्ट ईयर, दिस इज योर सेकंड ईयर। योर सेकंड पेमेंट विल बी डन एट स्टार्टिंग ऑफ दिस टाइम पीरियड व्हिच इज द सेकंड ईयर एंड दिस इज योर ट्रांजैक्शन, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं, ये हमारा बिगिनिंग ऑफ पीरियड एन्युटी का केस है, उसमें हमने 3 साल का रिकरिंग डिपॉजिट किया हुआ है। पहला पेमेंट आज टुडे टाइम t0 पर हुआ है और आखिरी और लास्ट जो थर्ड पेमेंट है वो तीसरे साल की स्टार्टिंग, दिस इज द थर्ड ईयर, ये उसकी स्टार्टिंग वहां पर हुआ है। तो जाहिर सी बात है सेकंड पेमेंट जो है वो सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में होगा। तो 1 2 3 3 पेमेंट, 3 साल का टाइम पीरियड, ये हमारी टाइमलाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। चाहता क्या है, चाहता है कि इंटरेस्ट रेट इज 10%, ओके, आर 10% दिया हुआ है, आर कैपिटल आर ऑब्वियसली 10% दिया हुआ है, ठीक है। एंड कंपाउंडिंग इज ईयरली। चलिए कैलकुलेट मैच्योरिटी वैल्यू आफ्टर 3 ईयर, यानी कि इस 3 साल के बाद इस पॉइंट पर हमको मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है, यानी कि क्या निकालना है हमको इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वैल्यू क्या होगी वो हमको निकालनी है। देखिए आज टाइम t0 है और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसी आगे के टाइम पर है, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू कौन सी होगी, ये वैल्यू होगी फ्यूचर वैल्यू। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की फ्यूचर वैल्यू, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की फ्यूचर वैल्यू और इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की फ्यूचर वैल्यू, इन तीनों को हम निकालेंगे, तीनों को सम करेंगे। अगर ये तो चूंकि सब इनफ्लो है, अगर आउटफ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन होता तो उसको सब्सट्रैक्ट करते, और फिलहाल इनफ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन है, उनको हम सम करेंगे और वो जो वैल्यू आएगी वही इस पर्टिकुलर टाइम पर यानी कि 3 साल बाद इस पूरे ये जो हमारा फ्लो है पूरा रिकरिंग डिपॉजिट है उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 3 साल बाद यानी कि उसकी नेट फ्यूचर वैल्यू NFV वो निकाली जाएगी, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये 3 ट्रांजैक्शंस हैं, आपको निकालना है, रेट 10% दिया हुआ है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यू हैव टू कैलकुलेट maturity value at this point of time after 3 years. So how we will do it? We will do it by converting all these transactions to this point of time. And what is called the conversion of present value to future value in a time period, that is called compounding. So we will compound all these transactions one by one up to this point of time, and then we will sum up because all these are cash inflows. Okay? So सबसे पहले शुरू करते हैं, इस ट्रांजैक्शन को हमको पहले कन्वर्ट करना है। हमारा फॉर्मूला क्या है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, अगर कहीं कोई डाउट है तो। हमारा फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस स्मॉल r पावर n, वेयर r इज अ फ्रैक्शन एंड n इज अ टाइम पीरियड। अब r इज अ फ्रैक्शन, व्हाट इज r? r इज कैपिटल R by 100, सबको पता है, नहीं पता है तो पुराना वीडियो देखेंगे। स्मॉल r इज कैपिटल R by 100
क्या आएगा 0.1, 10 रखेंगे, 10 बाई 100, 0.1 आ गया। अब हमको नेट फ्यूचर वैल्यू निकालनी है इस ट्रांजैक्शन के। सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन को देखेंगे, ये 1000 रुपए का ट्रांजैक्शन है। ये 1000 क्या है, ये इसकी आज की वैल्यू है टाइम t0 पे, यानी कि ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है। हमको कन्वर्ट करना है इसको इस पॉइंट ऑफ टाइम पर फ्यूचर वैल्यू के लिए। कैसे करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 1000 ब्रैकेट 1 प्लस r। r कितना है 0.1, 1 प्लस 0.1, पावर कितनी लगेगी n, 3 साल। n माने टाइम पीरियड है। 3 साल कैसे आया, इस ट्रांजैक्शन के लिए निकालनी है हमको, इस पॉइंट तक के लिए जाना है। कितना टाइम पीरियड है 1 2 3, 3 है, 3 का गैप है, वैसे वाला 3 टाइम पीरियड हुआ 3। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन पर आएंगे। इस ट्रांजैक्शन के लिए हमको निकालना है प्लस, फिर से वही बात, प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। निकालनी क्या है फ्यूचर वैल्यू, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू 1000 ब्रैकेट 1 प्लस r इज 0.1, पावर कितनी आएगी इस ट्रांजैक्शन के लिए 1 2। ठीक है, फिर देख लेंगे ये ट्रांजैक्शन के लिए क्या है टाइम पीरियड, 1 साल ये 1 साल ये 2। ठीक है, लास्ट ट्रांजैक्शन ये वाला, आई होप ये बोर्ड के अंदर आ रहा है, ये जो लिख रहा हूं मैं 1000 ओके 1 प्लस 0.1। ठीक, सेम चीज। अब इसके लिए कितना टाइम पीरियड है, यहां तक के लिए 1 साल का ही टाइम पीरियड है 1। ठीक है, बहुत सिंपल है। नेट फ्यूचर वैल्यू हमें निकालनी थी इन तीनों ट्रांजैक्शन के लिए, फिर से समझ लेंगे। नेट फ्यूचर वैल्यू निकालनी थी हमें एक ट्रांजैक्शन के लिए, वन बाय वन वी कैलकुलेटेड फ्यूचर वैल्यू फॉर ऑल दीस ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस ट्रांजैक्शन द प्रेजेंट वैल्यू गिवन इज 1000, r is 0.1, so what we use this formula to calculate the future value. It will be 1000 into 1 plus r, that which is 0.1, power n. N will be 1 2 3 for this transaction, and it will be 3 for this transaction. Same, 1000 into 1 plus r power 2. Why 2? 1 2, right? N will be 1 2. For last this transaction it will be 1000 bracket 1 plus 0.1, how much time period 1, that will be 1. This is our net future value or maturity value at this point of time for all these transactions. क्या बचा है इसमें, कैलकुलेशन बचा है, बस फटाफट कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेट करिए, आंसर मैच करिए। कैलकुलेशन छोड़ना नहीं है, मैं बार बार ये चीज आपको रिपीट कर रहा हूं। कैलकुलेशन से हमको भागना नहीं है, एग्जाम में हमको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, और ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है एक्चुअली, इसमें ज्यादा टफ भी नहीं है ये वाला कैलकुलेशन। ओके, यहां पर आता है आंसर 3641। 3641 इज द आंसर। क्या है 3641? दिस 3641 इज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ ऑल दीज ट्रांजैक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हिच इज आफ्टर 3 years। 3641 is the maturity value of all these transaction at this point of time which is after 3 years। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से वीडियो बैक करिए, कैलकुलेशन अगर आपसे अभी तक रह गया है, कुछ गलत आया है, कैलकुलेशन दोबारा करिए, और इसको आप जो भी इसमें आपको नोट करना चाहते हैं उसको नोट कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूं अगले क्वेश्चन के साथ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए पहले। वी विल गो एंड अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस शीट का अपना अगला क्वेश्चन, हमारी क्लास शीट का अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसको पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है हम लोग करेंगे। सबसे पहले वीडियो को हमेशा की तरह पॉज करिए और एक बार अपने आप से अटेम्प्ट करिए। अगर आप आंसर निकाल पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग वापस मिलते हैं। वीडियो पॉज करिए और इसको अपने आप अटेम्प्ट करिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अ रिसीवर A receives a contract for 15 lakhs by providing 3 lakh for 5 years। यानी कि A को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 15 लाख में, और वो 15 लाख उसको कैसे मिलेंगे, 5 साल तक 3-3 लाख रुपए मिलेंगे। एंड B receives the same contract for the same work for 14 lakh rupees। B को वही कॉन्ट्रैक्ट 14 लाख रुपीस के लिए मिलता है, लेकिन 5 साल के लिए, जिसमें उसको 4 साल अपफ्रंट, 4 लाख अपफ्रंट मींस by giving him 4 lakh rupees upfront, यानी कि उसको upfront माने आज ही उसको 4 लाख रुपए मिल जाएंगे, and 2 lakhs at the end of each year for 5 years। यानी कि B को सेम काम के लिए सेम प्रोजेक्ट मिलता है, उसमें उसको 4 लाख रुपए आज ही मिल जाते हैं, और जहां A को हर 5 साल तक 3-3 लाख रुपए हर साल मिल रहे थे, वहीं B को 2 लाख रुपए हर साल मिलेंगे। There are two persons A and B taking the same contract for same work, where A is getting payment 15 lakh rupees in a span of 5-year period by 3 lakh rupees every year
where B is getting same work, same contract, but for 14 lakh rupees only, where he is going to get 4 lakh rupees upfront means right now, and 2 lakh rupees every year till 5 years at the end of each year. What is the question? Question is who is better off? देखिए सिर्फ इस बात से कि 15 एक का कॉन्ट्रैक्ट 15 लाख रुपए में उसको मिलता है, यानी कि उसको कॉन्ट्रैक्ट के लिए 15 लाख रुपए मिलते हैं और बी दूसरे को 14 लाख रुपए मिलते हैं, सिर्फ इससे ये डिसाइड नहीं होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट ए के लिए अच्छा है या बी के लिए। ये डिसाइड इससे होगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्यूचर आने वाले टाइम पर फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से इन सभी ट्रांजैक्शन, इन सभी कैश फ्लो का फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, या फिर आज जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से इस ट्रांजैक्शन का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। जिसका प्रेजेंट वैल्यू और या फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होगा वही हमारा ए और बी में से वही हमारा सूटेबल प्रोजेक्ट, या ए के लिए वो अच्छा होगा या बी के लिए अच्छा होगा। हमारा क्वेश्चन है कि किसके लिए, किसको ज्यादा फायदा हुआ, हु इज बेटर ऑफ, किसको ज्यादा फायदा हुआ। फायदा उसको होगा जिसके जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो जब हम फ्यूचर टाइम पर, जब एंड ऑफ जो ट्रांजैक्शन है वो टाइम पर जाके हम जब देख रहे हैं, तो जिसको ज्यादा फंड, जिसके पास मैच्योरिटी वैल्यू एंड में जिसकी ज्यादा है उसको फायदा हो रहा है। अब वो ए को हो रहा है या बी को हो रहा है हमें ये देखना है। जस्ट बिकॉज ए के सभी ट्रांजैक्शन का सम 15 लाख और बी के सभी ट्रांजैक्शन का सम 14 लाख है, इससे ये डिसाइड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं इसको। टाइमलाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है। सबसे पहले हम ए के लिए ये ड्रॉ करेंगे। अब समझने वाली बात ये है, जैसा कि मैंने कहा, चलिए पहले मैं ट्रांजैक्शन ड्रॉ कर लेता हूँ कि ए के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 15 लाख रुपीस का है। ठीक है, और वो उसको मिल कैसे रहे हैं, 3 लाख फॉर 5 years। तो ये हमारा पॉइंट 0 है, यानी कि आज प्रेजेंट टाइम 1 2 3 4 5। इस केस में जो टोटल टाइम स्पैन हमको कंसीडर करना है वो 5 साल का करना है। तो दिस इज 1 2 3 4 5 ईयर। यहां पर हमारा ट्रांजैक्शन खत्म हो रहा है। ए के केस में हर साल के एंड में उसको 3 लाख रुपए का कैश मिल रहा है, यानी कि 3 लाख रुपीस कैश इनफ्लो है, राइट। सो एवरी एट द एंड, दैट इज एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ये लिखा हुआ है at the end of each year he is getting 3 lakh rupees. So here 3 lakh, at the end of second year again 3 lakh rupees, at the end of third year again 3 lakh rupees. This is the first year, the second year, this is the third year, this is the fourth year, this is the fifth year. At the end of fifth year again 3 lakh rupees, right? So 5 transaction, 3 lakh rupees at the end of each transaction he is getting, and that is how A is getting this project. अब हमको A और B के लिए जब कंपैरिजन करना है, तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला, हमें हर एक के लिए, यानी A के लिए भी और B के लिए भी, दोनों के लिए इन सभी ट्रांजैक्शन का एक पॉइंट ऑफ टाइम पर या तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना है आज की डेट में, या तो इन सभी ट्रांजैक्शन का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना है या फ्यूचर वैल्यू निकाल लेना है। प्रेजेंट वैल्यू A का निकालेंगे तो B का भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उनको कंपेयर करेंगे। फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो ए का जो निकालेंगे और बी का भी फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, उसको हम कंपेयर करेंगे। किसी भी एक को कंपेयर कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ओनली और फ्यूचर वैल्यू ओनली। हम लोग किसी भी पॉइंट पर जाकर के उस पूरे ट्रांजैक्शन की वैल्यू निकालेंगे। यहां पर निकालेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहां पर निकालेंगे तो फ्यूचर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कोई भी एक चीज निकालेंगे और हम उन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, ए और बी के लिए। जिसका ज्यादा आएगा उसको हम कंसीडर करेंगे कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट इसके लिए अच्छा रहा। और ये जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट वैल्यू अगर ए के लिए ज्यादा आ रही होगी तो जाहिर सी बात है फ्यूचर वैल्यू भी ए के लिए ही ज्यादा आएगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रहा, इसीलिए हम इसको दोनों तरह से कैलकुलेट करके देखेंगे। चलिए सबसे पहले इसको प्रेजेंट वैल्यू के एस्पेक्ट से कैलकुलेट करते हैं। चलिए इसको पहले फ्यूचर वैल्यू के एस्पेक्ट से करते हैं, ताकि ये 5th ईयर के एंड में जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है उससे आपको ये क्लियर हो जाए। पहले इसको फ्यूचर वैल्यू के एस्पेक्ट से कंसीडर करते हैं। तो चलिए सिंपल है, हमने अभी तक जो किया है एक तरह से एन्युटी ट्रांजैक्शन ही है। एक प्रॉब्लम इसमें और है कि इसमें आर नहीं दिया हुआ। देखिए ये जनरलाइज क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमको ट्रांजैक्शन बेस पर ये वैल्यू निकालनी है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि आर दिया जाए, क्योंकि आर की क्योंकि कंपैरेटिव ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। आर दोनों केस के लिए, ए और बी के लिए सेम ही रहेगा क्योंकि सेम कॉन्ट्रैक्ट है। और जब आपको सिर्फ कंपेयर करना है तो आप अपने मन से आर कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ए और बी दोनों के लिए आपको आर एक ही मानना पड़ेगा। तो हम इस केस में आर की वैल्यू हम अपनी तरफ से 10% मान लेते हैं। अब चूंकि आर की वैल्यू हमने 10% मानी है, तो बेस्ड ऑन दैट हमारी जो स्मॉल आर फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो 0.1 हो जाएगी। कैसे? कैपिटल आर बाई 100 कई बार हमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, बिकॉज आर वैल्यू ऑफ आर इज नॉट गिवन, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग आर 10% ऑन आवर ओन। Why? Because this is a comparative transaction question.
value of rate of interest will be same for both A and B. Here we do not need to have a fixed rate of interest, given rate of interest actually, because we are comparing, and because it is the same project, it is for the same time period, the rate of interest will be same for both cases. Now what we have to do, we have to calculate future value of all these transactions for A at this point of time. Okay, so very simple, future net future value NFV. Okay, so how we will do it? First of all, here there is no transaction, so let's leave this time period. Here at this time period, we will convert this transaction to this future value. What we will do? We will do compounding. Conversion of present value to future value is called compounding. What is the formula? Future value is equal to present value into 1 plus r to the power n. We have to calculate future value. Present value is given 3 lakh rupees. So I am writing here. Okay, let me write it in full, so there is no confusion. Okay, that's 3 lakh. Future value is equal to present value into 1 plus 0.1, that is small r, power n. N is 1, 2, 3, 4. Time period 1, 2, 3, 4. 4 is here, right? For this transaction, we have calculated this as the future value. Plus, for this transaction now, second transaction, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, bracket 1 plus r is 0.1. Power will be the time period, that will be 1, 2, 3. For this transaction, for 3 lakh rupees, we are considering the future, we are calculating the future value, present value is given as 3 lakh, putting in the formula, and time period will be 1, 2, 3. Now for this transaction, plus 3 lakh rupees, same 1 plus 0.1. For this transaction now, what will be the time period? 1, 2, right? Now for this transaction, plus 3 lakh rupees. I hope it's obvious. For this transaction now, time period will be 1 year, the power will be 1. Now for the last transaction, this there will be no, the future value and present value will remain same, because this transaction is happening at the end of this whole transaction. The future value will remain 3 lakh only, right? I will repeat it, because we have to calculate future value and future value of all these transactions at this point of time. This end time period, we have to calculate future value of all these transactions. So one by one we are compounding these transactions to this point of time. First of all, this transaction, time period will be 1, 2, 3, 4. Formula is known to everyone. Present value is given as 3 lakh. So 3 lakh into 1 plus capital small r is 0.1. 0.1 to the power 4, and where 4 is n. For this transaction now, 3 lakh into this time period 1, 2, 3. For this transaction, 3 lakh into 1, 2. For this transaction, 3 lakh into 1, 1 plus 1 power 1. And for this transaction, there is no change because future value and present value are same. Now this calculation will give you future value for A for all these transactions. फटाक से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन से बचना नहीं है हमको, हमेशा की तरह कैलकुलेट करेंगे, इसका निकालेंगे वैल्यू कितना आता है. Till power 4. Okay, I am getting 1831,530. 1831,530. This is what I am getting for A. My net future value is, I hope here it is visible, 1831,530. Okay, 1831,530. That is my future value for A for whole of this transaction. ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करेंगे बी से. फिलहाल अभी हम इसको ए के लिए लिख रहे हैं. ओके, अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू, मैंने आपको बोला था कि हम इसको 2000 से करके देखेंगे. इसको हम प्रेजेंट वैल्यू में भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं. ठीक है, वो हम करते हैं. आप पहले इसको नोट कर लीजिए. ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, मैं सामने से हट रहा हूं. इसको आप नोट कर लीजिए. आपको इसको जो भी नोट करना है, कैलकुलेशन अगर आप नहीं कर पाए तो वीडियो पॉज करके पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर मैच कर लीजिए. इसी ए के लिए हम लोग पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आगे करेंगे. ठीक है, वीडियो पॉज करिए और है ना, मैं आपको मिलता हूं वापस नेट प्रेजेंट वैल्यू के कैलकुलेशन के साथ. ठीक, चलिए अब हमको इसी सेट ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है.
तो दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू हम किस पॉइंट ऑफ टाइम पर निकालेंगे? टाइम 0 यानी कि आज के टाइम पर हमको क्या करना पड़ेगा? इन सभी ट्रांजैक्शन को इस पॉइंट ऑफ टाइम पर लेकर के आना पड़ेगा। ये सब आगे के ट्रांजैक्शन आगे के टाइम पीरियड में दी हुई वैल्यू है, तो ऑब्वियसली ये सब फ्यूचर वैल्यू हुई। फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग? डिस्काउंटिंग। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? present value is equal to future value divided by 1 plus r to the power n, where r is considered as 0.1 and you have to calculate. So let's start. First of all, for this transaction, take it to this point and discount it. How will do? Future value given is 3 lakh rupees divided by 1 plus r is 0.1 power this time period, that is 1, right? I hope अब तक आपको समझ में आने के लगा होगा। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन अब नहीं करूंगा, क्योंकि अब आप ये सिंपल, बहुत सिंपल है। फटाफट इसको लिखते हैं, है ना? 2 3 4 5। नाउ फॉर दिस ट्रांजैक्शन, फॉर सेकंड ट्रांजैक्शन वी आर डूइंग इट। दिस ट्रांजैक्शन 1 2, दिस ट्रांजैक्शन इट वाज 1, फॉर दिस ट्रांजैक्शन इट वाज 1 2, राइट? आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट यू नो दिस इज द टाइम दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। आज अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो forever it is going to stay with us. So now for this transaction I am doing it. Time period will be 3. Okay, 1 plus 0.1 over 3. Now for this transaction plus 3 lakh 1 plus 0.1 power कितना? 1 2 3 4, सिंपल है। प्लस now for last, ठीक है, I hope everything looks right. ठीक है, यहाँ पर ये 3 लाख होगा, ठीक है। तो हमने सभी सारे ट्रांजैक्शन के लिए ये हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी है। फॉर ऑल दीज 5 ट्रांजैक्शन वी हैव कैलकुलेटेड, वी हैव डिस्काउंटेड ऑल दीज ट्रांजैक्शंस वन बाय वन। फॉर दिस टाइम पीरियड विल बी 1, फॉर दिस इट विल बी 2, फॉर दिस इट विल बी 3, फॉर दिस 4 एंड देन 5। दीस आर द फार्मूला वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ द नेट प्रेजेंट वैल्यू, सिंपल। अब क्या बचा है इसमें? कैलकुलेशन करना है। हम लोग ने ए की फ्यूचर वैल्यू निकाली है, अब हम लोग ए के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। चलिए फटाफट कैलकुलेट करिए। एग्जाम में आपको इस तरह का सवाल दो तरह से नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही, या तो फ्यूचर वैल्यू से करना है या प्रेजेंट वैल्यू से करना है। मैं तो इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस दे सके। ये किसी भी पॉइंट पे आप कैलकुलेट करके कंपेयर करके इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, फटाफट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, मेरा है 1159775, पॉइंट्स में है समथिंग 4, ठीक है, इसको भी इग्नोर करते हैं। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है फॉर ए, इट इज 1159775.4, ठीक है, ए के लिए प्रेजेंट वैल्यू है। चलिए ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, आंसर पहले मैच कर लीजिए, अपना आंसर नोट कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूँ वापस एक ब्लैंक टाइमलाइन के साथ। अब हम लोग यही कैलकुलेशन बी के लिए करेंगे, ठीक है। चलिए इसको 2 मिनट नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यही सवाल सेम जो हमने सब कुछ किया, अब हम लोग करेंगे ये काम बी के लिए, ठीक है। हमने ए के लिए पहले प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकाली, उसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इस पॉइंट पर निकाली हमने प्रेजेंट वैल्यू, और जो 5 ईयर वाला पॉइंट है उससे हमने निकाली फ्यूचर वैल्यू। अब हम लोग यही कैलकुलेशन करेंगे बी के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट इस कैलकुलेशन को करेंगे, ठीक है। सब कुछ सेम रहेगा, बट सिर्फ एक चीज का फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस नाउ? दैट बी रिसीव्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ दैट टाइमलाइन कंप्लीटली। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ 5 years, so 1 2 3 4 and this is our 5th year. Okay, now what happens that B receives same contract, same work, where for 14 lakh rupees. So here 14 lakh is our amount. Okay, so how it works that 4 lakh upfront. Now if it is 4 lakh upfront, means at this point of time, point 0, he gets 4 lakh rupees right here, because 4 lakh rupees he gets upfront. So at time 0 he gets 4 lakh rupees directly in the starting. Next is 2 lakhs at the end of each for 5 years. Okay, after every year end, हर साल के अंत में उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं, ऑब्वियसली 5 सालों तक। उसका सम करेंगे तो वो 14 लाख की हो जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम पर जब हमने ए के लिए यही काम किया था, तो उसको हर बार एंड में 3 लाख रुपए मिल रहे थे। टोटल था 15 लाख, और अब उसको हर साल के एंड में 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, प्लस 4 लाख रुपए उसको स्टार्टिंग में मिल गए थे। टोटल कितना हो गया? 14 लाख। क्या करना है हमको लास्ट टाइम की तरह ये करना है कि फ्यूचर वैल्यू निकालनी है हमको इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, राइट, और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, और हमको कंपेयर करना है इन दोनों चीजों को ए के साथ। जिसके लिए ज्यादा आ जाएगा वो हमारे लिए सही इन्वेस्टमेंट कोर्स होगा, यानी कि उसको ज्यादा फायदा होगा इस केस में ए और बी में से।
चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहले फ्यूचर वैल्यू का कैलकुलेशन कर लेते हैं, NFV। अच्छा, हमने एक और बात है, हमने R को यहाँ पर 10% माना हुआ था, ठीक है, और उसकी वजह से हमारा स्मॉल r कितना आ रहा था 0.1, कैपिटल R by 100। नेक्स्ट फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले 4 लाख वाला ट्रांजैक्शन, 4 1 2 3 4 5। फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r टू द पावर n। 4 लाख इनटू 1 प्लस 0.1, पावर कितनी होगी 1 2 3 4 5, ठीक है 5 प्लस, अब कौन सा ट्रांजैक्शन, ये वाला। इस पर मैं जल्दी जल्दी करूंगा, अब तक आप लोग सब समझ गए होंगे, बार बार वो सब रिपीट करने की जरूरत नहीं है। प्लस 2 लाख रुपीस के लिए 4 5 1 प्लस 0.1, अब टाइम पीरियड कितना होगा 1 2 3 4, राइट, और कितनी आएगी 4। अब इस ट्रांजैक्शन के लिए ये वाला 2 लाख 1 2 3 4 5 ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 पावर 3, ठीक है 1 2 3, ये सब निपट गया। अभी 3 ट्रांजैक्शन और बचे, प्लस देखता हूं मैं कहां तक जगह आती है, 1 2 3 4 5 ब्रैकेट 1 प्लस 0.1। किस ट्रांजैक्शन के लिए, इसके लिए कर रहे हैं, कितना टाइम है 1 2, ठीक है, प्लस एक ट्रांजैक्शन और है, आई होप यहां पर जो मैं लिखूंगा वो दिख रहा है आपको, 2 1 2 3 4 5 1 प्लस 0.1 पावर। इस ट्रांजैक्शन के लिए करना है, कितना टाइम पीरियड है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 1, प्लस अभी एक ट्रांजैक्शन और बचा है। इस ट्रांजैक्शन के लिए फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू एक ही होगी, क्योंकि ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ही हो रहा है जब हम लोग ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें कुछ भी फॉर्मूला आगे का नहीं लगेगा, यही वैल्यू फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी जो कि प्रेजेंट वैल्यू है। अब क्या काम बचा, सिंपल, हमेशा की तरह आपको कैलकुलेशन करना है, इसका आंसर निकालना है। चलिए फटाफट कैलकुलेशन करिए दोस्तों, कैलकुलेशन से बचना नहीं है, कैलकुलेशन हमें हर सवाल का करना है, ठीक है। ये 4 लाख का है कैलकुलेशन, इसमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है 2 लाख के हिसाब से। टू थ्री फोर फाइव, क्या आ रहा है आपका, मेरा आंसर आ रहा है 1 सेकेंड, आई थिंक इट इज 4 लाख। ओके, ये 4 लाख के लिए भी कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। मैंने ये 5 कर दिए, 1 2 3 4 5, अब मुझे 4 लाख वाला भी करना पड़ेगा, ठीक है 1 2 3 4, नहीं सॉरी ये 4 करने हैं प्लस। ओके, यहाँ पर एक कैलकुलेशन 4 लाख वाला है, लेकिन ये गलतियाँ हो सकती हैं, मुझसे भी एक हुई, ठीक है, इसलिए इसको हमको परफेक्शन लाना है इस चीज़ में। और 2, 1865224. My future value for this case is 1865224. Future value for B at this point of time is coming as, I hope ये पूरा दिख रहा है एंड तक, 1865224। अब क्या करना है हमको, फ्यूचर वैल्यू को कंपेयर करना है। यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू ए के लिए क्या आ रही थी 1831530, यहाँ पर क्या आ रही है 1865224, बट ऑब्वियस है बी के लिए फ्यूचर वैल्यू ज्यादा है, यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भले ही बी को टोटल कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग जब देख रहे थे तो जो उसका मैग्नीट्यूड था वो 14 लाख रुपीस था, लेकिन वैल्यू के हिसाब से जब हम देखते हैं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो 5th ईयर वाला पॉइंट ऑफ टाइम है उसमें बी को ज्यादा अर्निंग हो रही है, दैट मींस बी इज बेटर ऑफ, यानी कि बी को ज्यादा फायदा हो रहा है। आपको ये सवाल सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए, या तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए या फ्यूचर वैल्यू के लिए करना है। मैं इसको दोनों से इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि आप किसी भी एक तरीके से करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब फ्यूचर वैल्यू हमने कंपेयर कर लिया, अब इसका प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, बी के लिए प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन करिए। आपको वैसे तो आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट जस्ट मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से बता देता हूं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वो कैलकुलेशन करना है तो 4 लाख के लिए वैल्यू सेम रहेगी और बाकी सबको आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर वैल्यूज है तो क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट करना पड़ेगा। उन सबको आप डिस्काउंट करिए और इसका प्रेजेंट वैल्यू का आंसर निकालिए। मैं आपको 2 मिनट बाद मिलता हूं, आप पॉज करिए इसको, मैं आपको वापस आके बताता हूं कि इसका आंसर क्या है और फिर हम इनको कंपेयर करेंगे। ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है। आई होप हमने अब तक जितने एग्जांपल किए उनसे आप वो कर पाएंगे, फिर भी आप इसको पूरा ट्राई करिए और वापस आकर के हम लोग मिलते हैं और उसका आंसर जानते हैं, ठीक है। और इसको नोट भी कर लीजिए। चलिए, आई होप आपने प्रेजेंट वैल्यू का आंसर निकाला होगा। ये मैंने बी के लिए प्रेजेंट वैल्यू का आंसर ऑलरेडी निकाला हुआ है।
मेरा जो बी के लिए प्रेजेंट वैल्यू का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1173183.6। आई होप आपका भी यही आंसर आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो मतलब कैलकुलेशन में कहीं गलती करिए, इसको आप लोग एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए। बट इससे हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि हम चाहे फ्यूचर वैल्यू में देखें या फिर प्रेजेंट वैल्यू में देखें, किसी में भी हम ये चीज देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि इस ए के लिए जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1159775 और बी के लिए जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो है 1173183। तो ऑब्वियसली प्रेजेंट वैल्यू बी के लिए ज्यादा है, फ्यूचर वैल्यू भी बी के लिए ज्यादा थी। दैट मींस ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इससे बी को ही ज्यादा फायदा हो रहा है। As you can see here that the value of future value for B at last point of time is more than 8 and same goes for P present value also. Present value of B is also more than 8 at the starting point of time. That obviously shows that B is going to have more profit in that in this particular contract. Rather, he in spite of he is having less value if we see the magnitude of money which is 14 lakh only. Okay, so आप इस क्वेश्चन को पूरा आंसर निकाल के आंसर मैच कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूं इस चैप्टर के अगले कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों कैलकुलेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर आपका आंसर नहीं आया है तो पूरा कैलकुलेशन करिए, कुछ नहीं है, अच्छे से इसको कोशिश करिए और वापस मैं आपको मिलता हूं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें समझ लेते हैं। अभी हम लोगों ने एनवीटी का कॉन्सेप्ट समझा, उस पर न्यूमेरिकल्स लगाए। आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हमें जो पढ़ना है वो है ग्रोइंग एन्युटी। दोस्तों एन्युटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन एन्युटी in the cash flow the amount, the transaction amount remains constant. Okay, but growing annuity and annuity has only one difference. That is that in annuity the magnitude of transaction in all transaction is equal. Like if it is of 1000, then every time 1000 will come. Okay, but in growing annuity the magnitude of transaction, the amount of cash flow is growing once again with a fixed rate, but it is growing. It is not growing randomly like today first transaction was of 1000, second is of 2000, third is of 10000. No, it's not like that. जो growing annuity और annuity के बीच में difference है वो सिर्फ इतना है कि annuity में सभी transaction same magnitude के होते हैं, लेकिन growing annuity में जो transactions हो रहे हैं उनका जो magnitude है वो भी एक fixed rate के साथ grow करता है। बस सिर्फ ये इतना ही difference है। अब अगर आप बुक में देखेंगे तो ग्रोइंग एन्युटी के लिए प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकालने का वंस अगेन एक अलग फॉर्मूला है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमको सिर्फ अपना एक बेस फॉर्मूला पकड़ के चलना है। ठीक है, हमको वो फॉर्मूला पकड़ के चलना है और हम देखेंगे कि हम वो सारे क्वेश्चन जो एन्युटी से हो या ग्रोइंग एन्युटी से हो वो सब क्वेश्चन सिर्फ थोड़े से वो लॉजिक को लगा करके टाइमलाइन और अपने फॉर्मूले को लगा करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्रोइंग एन्युटी के बारे में वंस अगेन लेट मी रिपीट that growing annuity is something in which there is a growth in cash flow, but obviously the rate of growth is fixed. Other than that, the transactions are happening after a fixed time period. That was also in annuity. That is the only difference between annuity and growing annuity. Now, as you can see that I have already drawn a timeline. Okay, so let me first show you a basic example. I hope it is visible to you. Okay, so let me first show you a basic example, and then there is a very small important thing is here which we will discuss later. So first let's suppose there is a transaction, okay, because now it is a growing annuity. So suppose our very first transaction was of rupees 1100. Okay, our very first transaction was of rupees 1100. Okay, now our second transaction, as I said, that it will grow with a fixed rate. Now suppose that particular rate is 20%, the growing rate. Now see, in this case in growing annuity there will be two rates which will be working. One will be the rate of interest which we are talking about generally. Then there is another rate which we have to deal with, and that is the growing rate. Suppose in this case the growth rate is 20%. Okay, so if growth rate is 20%, then what does that mean? That the meaning is that in this transaction the value will be 1100 bracket 1 plus 2500. I hope you are understanding that there is a growth
of 20% in this transaction for the next annuity. What will be the value? It will be it will be 1320. Okay, so let me directly write that value. I hope you understood it. There is a growth of 20% in this transaction, so that will be 1320. Okay. Now for the next transaction, suppose there's a time period of 1, 2, 3. Let's draw it for 3 years only. For this third year, what will be the value? Again, growth of 20%. What it will be? It will be 1584. Right? There will be another growth of 20% and 20% of this add into this, that will be 1584. इसका 20% निकाल के इसमें ऐड करेंगे 1584. हर बार 20% की बढ़ोतरी हो रही है इस ग्रोइंग एन्युटी में. करना क्या है? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है या फिर फ्यूचर वैल्यू निकालनी पड़ेगी. दोनों में से कोई एक ही चीज तो करनी पड़ेगी. कुछ नहीं करना है, अपने को रेट. ओके, आई होप मैंने इसको स्मॉल आर लिख दिया है. आपको पता है ये कैपिटल आर होता है, स्मॉल आर विल बी 0.1. ओके, तो कन्वेंशन की बात है, इसमें कोई इशू नहीं है. तो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है, अपने को सपोज प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ गया, तो कुछ नहीं करना है. अब एक बार जब हमने ये सारी वैल्यूज निकाली तो हमको ग्रोथ रेट से कोई मतलब नहीं है, हमारे ग्रोथ रेट का काम खत्म. ग्रोथ रेट हमने यूज करना है सिर्फ जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए. अब हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ इस रेट का यूज करना है, बस प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. ये सब फ्यूचर वैल्यूज दी हुई हैं, इसको क्या करेंगे? डिस्काउंट करेंगे. और अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमको फ्यूचर वैल्यू निकालने को बोला गया होता तो क्या करेंगे? इसको कंपाउंड करेंगे. यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसको कंपाउंड करेंगे, इसको कंपाउंड करेंगे और इस ट्रांजैक्शन के लिए कोई वैल्यू नहीं आएगी. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. अब मैं जरूरी नहीं समझता कि अब मैं ये ट्रांजैक्शन फिर से वो एक पूरा फॉर्मूला लेकर के करूं. मैं इसको फटाफट से कैलकुलेट कर देता हूं. आप इसका आंसर निकालिए पहले. प्रेजेंट वैल्यू के लिए मैं पहले इसका आंसर निकालता हूं, देखते हैं क्या आता है. सब लोग मैच करेंगे. इस क्वेश्चन में हम लोग प्रेजेंट वैल्यू का आंसर निकालेंगे इस ट्रांजैक्शन, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. ठीक है, देखिए फटाफट आप भी निकालिए, मैं भी निकालता हूं, देखते हैं क्या आंसर आता है. Present value will be 3280.9. That could be 3281. That will be present value. ठीक है, इसको किया 1 साल के लिए, इसको 2 साल के लिए, इसको 3 साल के लिए. फॉर्मूला अपना वही रहेगा. ये सब कैलकुलेशन आपको अपने आप करना है. आंसर मैच करिए, नहीं आया तो वीडियो पॉज करिए और आंसर मैच करिए. प्रेजेंट वैल्यू आएगा आपका 3281. अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चलिए फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं. फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला सेम रखना है, किताब का कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, अपना बेसिक फॉर्मूला यूज करना है. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करेंगे. 1584 में कोई कन्वर्जन नहीं होगा बिकॉज दैट इज एज सिंपल. 1584 1320 के लिए 1 साल का ट्रांजैक्शन लगेगा. ठीक है, बढ़िया. सिंपल एग्जांपल था, कोई इशू नहीं हुआ. ग्रोइंग एन्युटी थी, हमने पहले तो एक ग्रोथ लिया, ग्रोथ का परसेंटेज लिया और उसके बाद हमने इसमें एक और चीज देख ली कि एक बार जब हम ग्रोथ के हिसाब से मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, once we calculated magnitude through growth, then we do not need to worry about the growth rate, then we only see rate of interest, and that rate of interest is applied to calculate present value at this point of time or future value at this point of time. These are the answers. Match it. If there is any issue, please go through the previous examples and then try it again. ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा ग्रोइंग एन्युटी का कॉन्सेप्ट. अब इसमें एक चीज और है दोस्तों, वैसे किताब में ये दिया हुआ है, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक इसको जानने या नहीं जानने से सिर्फ एक ही डिफरेंस पड़ेगा कि अगर आपको ये क्लिक कर गई चीज एग्जाम के अंदर कि ये एग्जाम्पल हालांकि ग्रोइंग एन्युटी को ऐसा अलग से जानने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है. अगर आपको एग्जाम के अंदर हर सवाल का टाइमलाइन ड्रॉ करना है, उसको कैलकुलेशन करना है नहीं करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जस्ट एक पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि अगर ग्रोइंग एन्युटी का कोई क्वेश्चन है और आपको जज हो गया और उसके अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको ये आइडिया लगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो ग्रोथ रेट है वो इक्वल है. आई विल रिपीट, इफ यू हैव a question given
in general a scenario given in which rate of interest given is equal to growth rate, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो ग्रोथ रेट है वो इक्वल है, तो हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन है उसके लिए हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए डायरेक्टली एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू NA। ठीक है, अब ये क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम लोग को पूरा एक क्वेश्चन ऐसा ड्रॉ करके सीखना पड़ेगा। लेकिन हमको बस ये चीज हमारी और समझनी बाकी रह गई है फ्लोइंग एनर्जी के अंदर, बस इसको हमको समझना है। सिर्फ इसका एक एग्जांपल भी कर लेंगे, बट इससे ज्यादा हमको इसमें ज्यादा नहीं जाना है। बट हमारे लिए हमारा जो कैलकुलेशन करने का तरीका है वो हमेशा के लिए यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने एनुटी के कॉन्सेप्ट लगभग खत्म कर लिए। तो ये वाला एक है, अगली क्लास शुरू करते ही पहले हम इसको फिनिश करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर के बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को फिनिश करेंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में हम लोग इतने ज्यादा सेशंस क्यों कर रहे हैं? देखिए, हो सकता है कि हम इसमें शायद 3 या 4 सेशन मैक्सिमम करें। अगर आप ये 4 सेशन पूरे अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद असाइनमेंट लगा लेते हैं, एग्जाम के अंदर आने वाले 1 या 2 क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से हैं वो आपसे गलत हो ही नहीं सकते, दैट्स अ गारंटी। सो प्लीज हमारे साथ रहिए, इसको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अपने बैंकर्स दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहिए। चलिए, अब मैं सामने से रखता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मिलता हूँ अगली क्लास में। थैंक यू, इसको नोट कर लीजिए।